एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज़ यूनिट 5 ऑफ एम एल अग्रवाल। देखो, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं वो सारे CUET के 3-4 पेपर्स से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे CUET के सारे डाल दिए। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आई वुड सजेस्ट आप तो सबसे पहले इस पर अपनी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि यहाँ थ्योरी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जैसे सैम्पल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। ये तो सबको पता है कि सैम्पल पॉपुलेशन क्या है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स है जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल, पॉइंट एस्टिमेशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम इग्नोर करते हैं जब हम CBSE के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सो मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आते हैं डेफिनेशंस का। ठीक है, तो आप अपनी एम एल अग्रवाल अच्छे से रीड करना, सारी डेफिनेशन करना, और मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं आप यहाँ पे सारी डेफिनेशंस बता दूंगी। एंड पॉपुलेशन इसमें इन्फ्रेंशियल में हमारी स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस हैं सैम्पलिंग के ऊपर, कि एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बहुत अलग अलग 4 टाइप है, सिस्टमैटिक, सिंपल, क्लस्टर एंड एक स्ट्रेटिफाइड। तो इस जितने भी अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस हैं वो सारे डेफिनेशंस आप पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो जितनी छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है, देखो, इन्फ्रेंशियल में जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं सैम्पल के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ छोटी चीज़ें पता है। जैसे कि मान लो अगर मुझे पूरे इंडिया के लोगों की एवरेज हाइट चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि चाइना में लोगों की हाइट कम है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक इंसान की हाइट कम होगी, कुछ लोगों की तो हाइट बड़ी होगी। तो अब जैसे मान लो चाइना ने ये तो नहीं किया होगा ना कि हर एक लोगों की हाइट को उसने मेजर किया होगा, नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो पॉपुलेशन को ही हर एक चीज़ डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हम पॉपुलेशन में हर एक चीज़ नहीं चेक कर सकते। सो इसीलिए अगर मुझे पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं पॉपुलेशन का ही एक छोटा सा पार्ट ले लूँगी, और उसे हम बोलेंगे सैम्पल। इस सैम्पल के बारे में मैं जो भी इन्फ्रेंसेस बोलूँगी, इसी की हेल्प से मैं पॉपुलेशन का भी इन्फ्रेंसेस क्या कर दूँगी, बता दूँगी कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन कि हमेशा सैम्पल क्या होता है, सबसेट होता है किसका, पॉपुलेशन का। और जितना आप सैम्पल का साइज़ बड़ा लेते जाओगे, जितना आपका सैम्पल का साइज़ बड़ा होगा, इट मीन्स क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या अप्रोच करेगा, पूरा का पूरा पॉपुलेशन अप्रोच करेगा, और जो भी सैम्पल की इन्फॉर्मेशन होगी वो सेम होगी पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कई बार अगर मैं सैम्पल से रिलेटेड मैंने कोई सैम्पल चेक किया और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन कोई क्लेम कर दिया, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो क्लेम पूरे पॉपुलेशन पे लाए हो। तो बहुत सारे टाइप्स के एरर्स भी होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे CUET में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो, अगर मुझे पॉपुलेशन की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या सैम्पल की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम इसको 2 अलग अलग मेजरमेंट से जानते हैं। जैसे कि हमेशा याद रखना, पॉपुलेशन से पैरामीटर याद रखना, पॉपुलेशन से पैरामीटर। अगर मुझे पॉपुलेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मीन बताना है, स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है, या फिर वेरिएंस बताना है, तो इन सारे मेजरमेंट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, पैरामीटर। इन अ सेम वे अगर मुझे सैम्पल की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, सैम्पल की, तो सैम्पल की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो आया था एक क्वेश्चन, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं बता देती हूँ, पॉपुलेशन में क्या होता है, मीन। अगर कभी भी मीन को रेफर करना है तो ऐसे रखो, पॉपुलेशन में यू होता है ना, तो इसका मतलब म्यू। तो जब भी म्यू आ जाए तो इसका मतलब पॉपुलेशन की मीन को रेफर कर रहा है। ठीक है, वेरिएंस पूछा जाए, ठीक है, वेरिएंस तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से, सिग्मा स्क्वायर, ये वेरिएंस हो जाएगा। अगर मैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन पूछूं तो ये हो जाएगा सिग्मा। लेकिन अगर सैम्पल का मीन चाहिए तो हम x बार से डिनोट करेंगे, वेरिएंस चाहिए तो हम s स्क्वायर से डिनोट करेंगे, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो हम s से डिनोट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अभी ये सेकंड क्वेश्चन है शायद हमारे इसमें, कि मान लो एक पॉपुलेशन है फ्रॉग की, तो एक बच्चे ने क्या किया, 50 फ्रॉग को कलेक्ट कर लिया, 50 फ्रॉग को चेक किया उसने। तो ये जो उसने 50 फ्रॉग को कलेक्ट किया है, वो अगर मुझे उसे चेक करना है तो क्या है, वो पॉपुलेशन है, वो पैरामीटर है, स्टैटिस्टिक्स है, और 2-3 अलग नाम। तो क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि उसने जब 50 फ्रॉग को कलेक्ट किया तो 50 फ्रॉग क्या हो गया, वो एक सैम्पल हो गया, और सैम्पल की सारी जानकारी कौन देता है, स्टैटिस्टिक्स देता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन और सैम्पल की यहाँ से क्वेश्चन एक आ ही जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमारे पास ना सैम्पलिंग पे क्वेश्चन आता है, और यहाँ से पूछे जाते हैं कि स्ट्रैटिफाइड ये सब क्या है, सैम्पलिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो हम 2 तरीके से सैम्पलिंग करते हैं। एक तो हम करते हैं प्रोबेबिलिटी
मैं लिख देती हूँ इसे। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप की सैम्पलिंग लिख दी, एक होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। मैंने नेमिंग इसलिए लिया है क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ, नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इनमें से कोई भी 4 नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये नाम तो आपको याद होने चाहिए, आराम से याद हो जाता है। देखो पहले नॉन प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में एक होता है कन्वीनियंस एंड वॉलेंटरी सैम्पलिंग, जजमेंट और स्नोबॉल। तो ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि कन्वीनियंस में क्या होता है। अगर मान लो मुझे कोई रिसर्च वर्क हॉस्टल का करना है, इसकी एमएल अग्रवाल के एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप वो एग्जांपल देखोगे तो आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये वाले तो आप खुद ही ट्राई कर लेना एमएल अग्रवाल से पढ़ के। यहाँ पे देखो सिंपल, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट्स बता दूंगी, आप उन पॉइंट्स को हमेशा देख के और फिर अपने आंसर्स चेक करना। देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो एमएल में एग्जांपल है, देखो अगर मान लो मुझे कोई 100 लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है, सो मैंने क्या किया, कंपनी में 1 से लेके 100 तक लोगों को नंबरिंग दे दी, 1 2 3 करके, जैसे रोल नंबर्स होते हैं, और फिर रैंडमली मैंने ऐसे रैंडमली 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या होता है, इसमें हर एक इंसान को जो चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सिस्टमैटिक इससे थोड़ा एक लेवल अप है। सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं, मान लो जो भी 1000 लोग हैं मैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करूँगी, और मान लो मैंने शुरुआत में फर्स्ट नंबर लिया, लेट्स सपोज थर्ड नंबर लिया, और मैं हर एक इंटरवल के बाद क्या करना शुरू कर दूंगी, सिलेक्शन शुरू कर दूंगी। 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 में से क्या करूंगी, फर्स्ट 10 में से मैं 4th नंबर को सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, बाकी फिर 10 से 20 में मैं क्या करूंगी, हर बार 4th के बाद 10 का गैप ले लेती हूँ, 14th, फिर 24th, फिर 34th, ऐसे करते 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 क्या करूंगी, मैं पूरे 100 लोग को सेलेक्ट कर लूंगी। तो सिस्टमैटिक में आप क्या करते हैं, फिक्स नंबर के बाद सिलेक्शन शुरू कर देती हूँ। तो मेक श्योर आप एमएल अग्रवाल से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, हम जितना भी हमारे ग्रुप है उसको अलग अलग सब ग्रुप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स सपोज एज के अकॉर्डिंग या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, अलग अलग डिवीजन कर दिया, एंड देन हर एक टाइप की जो भी हमारे पास ग्रुप्स आ गए उनमें से हमने क्या कर दिया, लोगों को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1000 एम्प्लॉय में 700 बॉयज़ हैं एंड 300 गर्ल्स हैं, तो मैं पहले मैंने जेंडर के बेसिस पे अलग कर दिया, नाउ आई एम सेलेक्टिंग पीपल फ्रॉम दैट 2 पर्टिकुलर सब ग्रुप्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा। क्लस्टर का एग्जाम्पल एग्जैक्ट पूछा जाता है जो एमएल अग्रवाल में दे रखा है, तो आप उसको एज इट इज़ लर्न कर लेना। तो ये हमारे कुछ सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स थे जो आप एमएल अग्रवाल से खुद रीड करके अच्छे से, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन दीज टॉपिक तो आप ChatGPT पे क्वेश्चन लिख सकते हो कि फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन सैम्पलिंग, वो आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन बना देगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अनदर डेफिनेशंस पे। लिखने में टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यही जो मैंने लिखा हुआ है मैं उसी से समझा देती हूँ। देखो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो देखो स्टैटिकल इन्फेरेंस क्या होता है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसके बारे में जानना, उसी को हम इन्फ्रेंसेस से बोलेंगे। अबाउट द पॉपुलेशन आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और उसको मैं फिर पूरे पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन बता दूंगी, यही हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। अब यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप टी टेस्ट सीख कर जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बनाते हो, तो वो टी टेस्ट सीखेंगे। इंटरवल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी आया था और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन में हमारे पास क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया था आपके पास एक्स बार का मतलब होता है सैम्पल मीन। मान लो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारा पॉपुलेशन है, ठीक है, हाइट का पॉपुलेशन करना है कि लोगों की एवरेज हाइट क्या होती है, तो मैंने क्या किया, सैंपल निकाला, कुछ लोगों का सैंपल निकाला, उनकी हाइट को चेक किया। उनकी हाइट को चेक करने के बाद मैं बोल दूंगी कि दिस विल बी द हाइट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो मैंने पूरे पॉपुलेशन की एक हाइट को जो ऑब्जर्व किया है, उसका जो एवरेज निकाला है, मीन निकाला है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन। और क्योंकि मैंने मीन निकाला है तो उसे हम क्या बोल देंगे, पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ मीन बोल देंगे। तो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैंपल डेटा को यूज करके टू कैलकुलेट सिंगल वैल्यू, किसके लिए, अननोन पैरामीटर्स के लिए, अननोन पैरामीटर्स को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स बार बता दिया था, एक्स बार का मतलब होता है सैंपल मीन, जो क्या एस्टिमेट करेगा, पॉइंट एस्टिमेट करेगा पॉपुलेशन मीन को।
पी बार मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, सैम्पल प्रोपोर्शन या इसे प्रोबेबिलिटी भी आगे जाके बोल देते हैं, इज़ अ पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ किसका, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। तो जो मैं सैम्पल का निकालूंगी ना वही आगे जाके मैं पॉपुलेशन का बोल दूंगी। फिर उसके बाद एस का मतलब है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे मैं क्या बोल दूंगी लास्ट में, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हमको एक वैल्यू बता देते हैं ना सैम्पल की हेल्प से पॉपुलेशन के बारे में, तो वही हमारा क्या बन जाता है, पॉइंट एस्टिमेशन बन जाता है। यहाँ पे अब आपके पास 3 फॉर्मूला है और वो तीनों फॉर्मूला लर्न करना है क्योंकि तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले सैम्पल मीन है। सैम्पल मीन जब भी निकालना हो तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सैम्पल प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी ही होता है, तो पी बार इज इक्वल टू एक्स बाय। अभी मैं सब क्वेश्चन करवाऊंगी, तो अभी सिर्फ आप फॉर्मूला देख लो, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इन सारे फॉर्मूलोज का यूज़ करना सिखाऊंगी। फिर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता तो होता है लेकिन एक छोटी गलती हो जाती है। इसका होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बस याद रखना यहाँ पे हम n-1 लेते, गलती से n मत ले लेना, ठीक है, n-1 होता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए जब भी आपको इंटरवल एस्टिमेशन निकालना हो तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ एरर चाहिए होता है, ठीक है। अब इंटरवल एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है, अब देखो जब हमने किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल लिया, हम सैंपल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसी को हम रिलेट कर देते हैं किससे, पूरे पॉपुलेशन से। तो क्या होता है, कई बार मैं एग्जैक्ट तो पॉपुलेशन की डिटेल नहीं बता पाऊंगी, तो मैं ना 2 नंबर फिक्स कर देती हूँ कि जो इसका आंसर आएगा ना वो पॉपुलेशन, मान लो पॉपुलेशन का जो मीन होगा या पॉपुलेशन का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मीन जो होगा इस नंबर से बड़ा और इस नंबर से छोटा होगा। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी ना सैंपल की हेल्प से, मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास पॉपुलेशन था, मैंने कम से कम 20-25 सैंपल निकाले, उन सैंपल का एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद हर एक सैंपल का अलग अलग एवरेज आएगा, तो मैं क्या करूँगी, उन एवरेज के बेसिस पे पॉपुलेशन के एवरेज के बारे में बता दूंगी कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हाँ मैं आपको 2 वैल्यूज़ बता दूंगी जिसके बीच में क्या होंगी, ये लाई करेगा, ठीक है, मीन लाई करेगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब डेफिनेशन देखो, इंटरवल एस्टिमेशन हम क्या करते हैं, वी फाइंड 2 नंबर्स, किसकी हेल्प से, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, बिटवीन विच, जिसके बीच में पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब चाहे वो मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस हो, कुछ भी हो, कि वो लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए भी हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेवल, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ एरर। मैं इतना थ्योरी की बता रही हूँ क्योंकि देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं आएगी ना तो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में। तो इट्स बेटर कि इस वाले वीडियो में आप थ्योरी पे फोकस करो ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो मेरी वीडियो में इस बार थोड़ी थ्योरी ज़्यादा होगी क्योंकि जब मैंने इसके क्वेश्चन ट्राई करना चाहा तो जिस बच्चे को नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर थ्योरी पूरी डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर। तो देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज डिराइव्ड फ्रॉम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज लाइकली टू कंटेन द वैल्यू। देखो क्या होता है, कॉन्फिडेंस नाम से समझ जाओ, मान लो कोई भी मैंने चेक किया तो मैं बोल देती हूँ कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका ये मतलब है कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी मैंने क्लेम किया है पॉपुलेशन के बारे में कि इसका मीन यहाँ से अलाई करेगा, ये वेरिएंस यहाँ से अलाई करेगा, आई एम 95% कॉन्फिडेंस। और इसका और क्या मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो 95% करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या, 5% इधर उधर चीज़ें हो सकती है जो मेरे क्लेम को फॉलो ना करे। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, एक रेंज। पता है अभी मैं एक शो करूँगी जहाँ पे एग्जैक्ट ये डेफिनेशन यूज़ की गई है, देन यू विल गेट टू नो कि मैं डेफिनेशन क्यों समझा रही हूँ। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है जो हम हमेशा ऑब्वियस सी बात है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, विच इज़ लाइकली टू कंटेन वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर्स की मेरा पॉपुलेशन यहाँ से हाईलाइट करेगा। तो 95% मतलब मेरा जो भी पॉपुलेशन की चीज़ें होंगी वो 95% सही होंगी, 5% गलत हो सकती है, ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये इंटरवल हो गई, ये क्या चीज़ हो गई, इंटरवल हो गई। जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल, मार्जिन ऑफ एरर, कि हाँ मेरा जो एरर है वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को देखकर हम ये चीज़ें निकालेंगे। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है, वो फॉर्मूले पे आते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मार्जिन ऑफ एरर। ये इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे कि मार्जिन ऑफ एरर और कॉन्फिडेंस इंटरवल इनका क्या मतलब है। सपोज न्यूज़ चैनल है जिसने कोई एग्जिट पोल करवाया एंड रिपोर्ट्स दैट कैंडिडेट एक्स विल रिसीव 40% ऑफ द वोट, ठीक है, उन्होंने क्लेम कर दिया। अब इन्होंने बोला द चैनल क्लेम्ड दैट एग्जिट पोल हैड 5% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर 5%।
एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज 90%, कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 90% है। तो इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले इसने बोला 5% मार्जिन ऑफ एरर। इसका मतलब हो सकता है जो भी मैंने आपको क्लेम किया कि 40% वोट आएगा, इससे 5% कम और इससे 5% ज़्यादा। हम बोलते हैं ना हमेशा मार्जिन छोड़ के चलो, तो यही वाली चीज़ अप्लाई कर रहे हैं कि 5% कम और 5% ज़्यादा वोट आ सकते हैं। तो इट मीन्स दैट एक्स विल गेट जो भी वोट है 35% से 45% के बीच। And what is the meaning of 90%? It means that channel is 90% confident, 90% confident है और 10% confident नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, जो वो टूथपेस्ट का ऐड होता है, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, कि मैंने तो बहुत नोटिस किया है कि जब भी वो टूथपेस्ट का ऐड करते हैं और वो जब दांत दिखाते हैं कि क्लीन है, तो हमेशा दांत के बीच में ना 2 ब्लैक ब्लैक दिखाई देते हैं, क्योंकि इवन दे आर नॉट श्योर कि उनके जो टूथपेस्ट हैं वो बिल्कुल क्लीन ही कर देंगे दांत। तो नोटिस करना, जो भी एड ब्रेक आता है उसमें जो भी कीटाणु होते हैं ना, उसमें से 2 कीटाणु वो छोड़ देते हैं, बिकॉज इवन दे आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट। सो वही चीज़ यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकालना आना चाहिए कि इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, हमेशा ना पॉपुलेशन मीन का ही आएगा। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का भी दे रखा है, बट वो नहीं पूछा जाता। आई थिंक हमारे सिलेबस में मेरे अकॉर्डिंग तो पॉपुलेशन मीन है, लेकिन CBSE का भरोसा नहीं होता वो क्या कब दे दें, ठीक है। तो देखो, जब आपको ये निकालना हो ना मीन, तो सबसे पहले आपको सैंपल का मीन पता होना चाहिए, क्योंकि हम पॉपुलेशन मीन को इंटरवल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी शुड नो द मीन ऑफ सैंपल, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ होता है, डायरेक्ट ये सब मत देखो, डायरेक्ट यहाँ जाओ। हमें क्या निकालना है, मीन, कि मीन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो दिख रहा है आपको प्लस माइनस, इसका मतलब मीन की वैल्यू कहीं से बड़ी होगी और किसी से छोटी होगी। तो x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, और मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकालना है, z अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन में √n। ये बहुत डर लग रहा होगा देख के, बट नो, बहुत आसान है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ से समझ आ जाएगा। बस आपको ना 3 वैल्यू लर्न करनी है, क्योंकि ना CUT में पहले मुझे लग रहा था दे विल प्रोवाइड द वैल्यू, लेकिन CUT में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उन्होंने ना एक वैल्यू नहीं दे रखी। इट मीन्स आपको ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। तो क्या वैल्यू लर्न करनी है, पेपर में हमेशा ना 90%, 95 या 99% आता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अल्फा निकालते हो, अभी निकालना सिखाऊंगी। अल्फा बाई 2 निकालते हो तो यू नीड टू लर्न दिस वैल्यू, कि z इसको निकालोगे अल्फा तो 0.05, 0.025, 0.005, इन सब के लिए आपको z अल्फा बाई 2 की वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। 3 चीज़ तो लर्न करनी है, कर लेना लर्न, ठीक है। अब इस अल्फ़ा को समझते हैं कि इस अल्फ़ा का क्या मीनिंग है। देखो, हमेशा ना क्वेश्चन में बोलेगा कि 95% वो निकालो कॉन्फिडेंस इंटरवल, या बोलेगा 90% निकालो, या 90, 95 या 99% बोलेगा, ठीक है। ये होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो बोलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है अल्फ़ा, अल्फ़ा कैसे निकालना है, दिस इज कॉन्फिडेंस लेवल, और कॉन्फिडेंस लेवल को हम 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसका परसेंट हटा दो तो कितना आ जाएगा, 0.95 यहाँ रखना, यहाँ से आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर 90% दे रखा है तो क्या करोगे, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.90, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 0.05, इसमें आ जाएगा 0.10, इसमें आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो ये आपको अल्फ़ा निकालना आना चाहिए। z अल्फ़ा बाई 2, सिग्मा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। सिग्मा क्या है हमारा, दिस इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड द n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल, ये वाली चीज़ गिवन होगी, और z अल्फ़ा बाई 2 आप यहाँ टेबल से निकालोगे। तो मुझे ना मेनली ये समझाना था, मैं इसे लिखती तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी समझा दिया। जो स्मॉल टी टेस्ट, जो हमने स्टूडेंट टी टेस्ट पढ़ा था, वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसकी तो ऑलरेडी आप लोगों ने CBSE में प्रैक्टिस कर ली होगी, तो उसके जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं वो आपको समझा दूंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम CUT। मैंने CUT से आप देख सकते हो डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक देर का Below are the stages of drawing statistical inferences। एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, क्लियर। अ सैम्पल पॉपुलेशन, ये आपको ऑर्डर दे रखा है। अब आपसे ये पूछा गया कि किन ऑर्डर में हम करें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, एंड ये सारे स्टेजेस होते हैं, तो हमें किन किन स्टेजेस को फॉलो करना होगा। तो इनको ऑप्शन में ना देखने से पहले आपको, चलो मान लो सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, ठीक है, कुछ चीज़ें पता है ना, आप उसको अलाइन कर दो। जैसे ये पता है कि पॉपुलेशन तो सबसे पहले होगा,
है ना, तभी तो हम पॉपुलेशन से धीरे धीरे करके आप एनालिसिस या आंसर तक जाओगे। तो देख लो कौन सा क्वेश्चन बी से शुरू हो रहा है, तो या तो बी से ये हो रहा है या ये, इन दोनों में से आंसर होगा। ये तो डेफिनेटली गलत, ये भी गलत, क्योंकि कहीं भी स्टार्ट होगी तो पहले पॉपुलेशन होगा। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद हम क्या लेते हैं, हमेशा सैम्पल स्पेस, सैम्पल लेते हैं, क्योंकि सैम्पल के बाद ही तो आप कुछ करना शुरू करोगे। तो ये देखो बी के बाद ए वाला ऑप्शन कहाँ है, बी के साथ बाद ये वाला ऑप्शन है, तो डायरेक्टली सी। मान लो मुझे बाकी के बारे में नहीं पता, लेकिन दो चीज़ें तो पता है, तो आप आंसर डिस्कार्ड करके लिख सकते हो। अच्छा, इसे देख लो ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद रहे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन होता है, फिर सैम्पल होता है। सैम्पल लेने के बाद हम क्या करते हैं इसमें, ये डेटा टैबुलेशन, कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लेते हैं, फिर वहाँ से मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर्स। फिर उसके बाद हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ठीक है, तो सो आंसर इज BADEC। क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर इसे थोड़ी सी भी यहाँ पे गलती करोगे तो 1 नंबर फ्री के वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी CUET का ही है। तो आप देख सकते हो कितने डेप्थ से क्वेश्चन पूछी गई है, जिसको थ्योरी नहीं आती होगी वो नहीं कर पाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे मीन और सैम्पल का डिफरेंस पूछा जा रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो ये कह रहा है कि दिस विल इंक्रीज व्हेन इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ सैम्पल एंड। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल से समझाती हूँ। देखो हमने क्या देखा था, हमारे पास कोई पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और मैं कोई सैम्पल ले रही हूँ, और हम जितना, मान लो मेरे 10 बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, 10,000 की पॉपुलेशन है। ठीक है, 10,000 की पॉपुलेशन है, और जब मैंने इसका सैम्पल लिया, मैंने सैम्पल में 1000 लिया, सैम्पल में 1000 लोगों के लिया, और जो भी मुझे करना था वो मैंने किया, इनके साथ टेस्टिंग वगैरह की। और एक मैंने लिया, इसी में से मैंने ले लिया 7,000 ले लेते, 7,000 लोगों का सैम्पल ले लिया। एक ये सैम्पल लिया मैंने और एक ये सैम्पल लिया। तो मुझे बताओ, मान लो मैंने यहाँ से कुछ भी मीन निकाला और एक मैंने यहाँ से मीन निकाला, कौन सा मीन जो होगा सैम्पल का, जो आपके पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा रिलेटेड होगा, ज़्यादा क्लोज होगा। सो जितना बड़ा सैम्पल उतनी जो मेरे आंसर्स होंगे ना वो हाईली रिलायबल होंगे। ठीक है, हाईली रिलायबल होंगे। तो जैसे जैसे आपका मीन्स, देखो जितना बड़ा सैम्पल लोगे उतना ही आप मीन के, पॉपुलेशन मीन के क्लोज पहुंच जाओगे, राइट। सो आंसर क्या आने लगेगा, छोटा। मान लो इसका जो मीन है, जो भी आपने पॉपुलेशन लिया वो उसका मीन 80 है, जितना बड़ा साइज लिया इसका जो मीन क्लोज है वो पहुंच गया 75, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू लोगे हो सकता है आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले। और यहाँ पे मान लो इसका जब आपने 1000 लोगों का मीन निकाला तो आ रहा है 50। सो कौन सा क्लोज हो रहा है, सो जितना बड़ा सैम्पल उतना ज़्यादा इनके बीच में, मीन के बीच में डिफरेंस कम, मतलब मीन मेरा ज़्यादा क्लोज इसके पहुँचा जा रहा है। सो क्या इसका जो डिफरेंस है, हम क्या चाहते हैं, इनका डिफरेंस कम आता जाए, क्योंकि जितना डिफरेंस कम है इसका मतलब दोनों मीन एक दूसरे के क्या है, क्लोज है, दूसरे के क्लोज है। सो यही अब क्या कि दिस x माइनस म्यू इंक्रीज, हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो जाए जब साइज ऑफ सैम्पल इंक्रीज, कि जब साइज ऑफ सैम्पल इंक्रीज हो तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है मीन के बीच में वो बढ़ता जाए। ये तो गलत हो गया ना। हम तो चाहते हैं जैसे जैसे सैम्पल बढ़े उन दोनों का जो मीन है वो एक दूसरे के क्लोज पहुँचे। क्लोज पहुँचने का मतलब उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए, कम होता जाए। क्लियर। तो मैथ्स में क्लोज यहाँ पे पहुँचने का मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कम होता जाए। तो ये वाला डी ऑप्शन, कि जैसे जैसे डिक्रीज होगा मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता जाए, डिक्रीज, कम होता जाए जैसे जैसे हमारा साइज ऑफ सैम्पल इंक्रीज होता जाए। तो इस चीज़ को बार बार सुनना, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम में मे भी आपको समझना है कि क्या हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन पे आ रखा है कि कौन सा कॉन्फिडेंस है, ये आपसे पूछा हुआ है। सो सबसे पहले मान लो आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड एरर पता है। स्टैंडर्ड एरर ना, स्टैंडर्ड एरर इज सेम एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका, सैम्पल का। किसका, सैम्पल का। तो देख लो, सबसे पहले ये देख लो डी कहाँ पे मैच कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो ये किसका डेफिनेशन है, ये इसी का डेफिनेशन है। तो देख लो D4 कहाँ जा रहा है, तो D4 एक यहाँ है, इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। अब इन दोनों में से देख लें। अच्छा, अभी मैंने समझाया था ना कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गया और सिग्निफिकेंस लेवल भी आ गया। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने कैसे स्टार्ट किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स
जहाँ पे इज लाइकली टू कंटेन द वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। सो यहाँ से देखोगे तो क्या गिवन है, रेंज दैट कुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सी है, सी का ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। तो यहाँ पे देख लो सी का सेकंड ये रहा। तो चलो बाकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट इन दोनों से मुझे क्या मिल गया, डी मिल गया। अब यहाँ पे लर्न कर लो सिग्निफिकेंस लेवल क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्निफिकेंस लेवल द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। सो कहाँ गया सिग्निफिकेंस, ये रहा। सिग्निफिकेंस ना याद रख लो, अभी आगे ना एक और भी क्वेश्चन में आएगा, जब भी सिग्निफिकेंस लेवल होता है तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर होता है। एरर मतलब रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो वही कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन, मतलब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। सो ये इससे याद है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है परसेंटेज लेवल होता है ना, 90% लेवल, 95% लेवल। तो लेवल मतलब वही 95% इन ऑल। तो परसेंटेज ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ऑल द ट्रू पैरामीटर्स। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ रखा है, क्वेश्चन आ रखा है फ्रॉम डेफिनेशंस, तो आपकी सारी डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नाउ मोहन कॉट 100 फ्रॉम्स फ्रॉम अ गार्डन एंड मेजर देयर वेट, द मीन वेट ऑफ दिस फ्रॉग्स। तो उसने क्या किया, 100 फ्रॉग निकाले। अब फ्रॉग तो बहुत सारे, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, क्या मैं सारी पॉपुलेशन निकाल सकती हूँ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। तो इसने जो मीन वेट निकाला है 100 का, तो ये क्या निकाला, सबसे पहले ये जो 100 है ये क्या है, सैम्पल है। ठीक है, और सैम्पल की कोई भी इंफॉर्मेशन जो निकलती है एस से स्टैटिस्टिक, ऐसे क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें गिवन है द फॉलोइंग डेटा इज टेकन फ्रॉम सिंपल रैंडम सैम्पल। ये डेटा गिवन है, द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें क्या निकाला, पॉइंट एस्टिमेशन किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट एस्टिमेशन का ये होता है x माइनस एक्स बार विच इज मीन होल स्क्वायर अपॉन में n की जगह क्या होता है, n माइनस 1 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x बार निकालना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 3 7 10 10 15 15 और 9 24। अब 24 के बाद इन सबको ऐड करते हैं, यहाँ तक आ गया हमारे पास 24। ठीक है, बता ही देती हूँ उनका सम क्या है। सम आ रहा है 140। ठीक है, 140 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 14 आ गया। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अब हर एक मीन में से माइनस करना है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, समीशन होता है, सॉरी हम भूल गए लिखना, समीशन होता है। मीन्स जो भी आपका मीन आया, मीन में से हर एक टर्म को माइनस करो और उनका साथ साथ स्क्वायर करते जाओ। तो 14 माइनस, एक सेकेंड यहाँ पे ये नहीं आ रहा, ये मैंने कुछ और देख लिया। एक्स बार आ रहा है, इन सबका सम आ रहा है 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेना। सो यहाँ पे पूरा 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 10, 7 आ गया मीन। ठीक है, अब मीन आ गया 7। तो ये क्या मतलब है, हर एक x में से मीन में से ही माइनस करते जाओ और लिखते जाओ। तो 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। एक बार लिख रही हूँ ताकि अब नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट करेंगे। 7 माइनस 7, 0 का स्क्वायर 0। 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4। 7 माइनस 15, 8 का स्क्वायर 64। 11 माइनस 7 4, 4 का स्क्वायर 16। 8 माइनस 7 1 का स्क्वायर 1। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। फिर 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1। 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, n माइनस 1। टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 था ना, 10 माइनस 1। अब इसे ऐड करोगे तो देखो 9 और 1 10 हो गया, इन दोनों को मिला के 4 4 जा 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। 16 और 64 6 70, 70 और 10 ये हो गया 80। और यहाँ पे 25 कौन रह गया, एक टर्म मिस होगी। 7 और 9 का माइनस नहीं किया, मैं भूल गई। 7 का माइनस 9 करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो इन तीनों का सम कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब ऐड करो 80 और 20 100 और ये आ गया 140। मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो ये आ गया √140 डिवाइड बाय 9। 140 डिवाइड बाय 9। अब 140 के फैक्टर करो तो ये आएगा 7 इंटू 2 और 10 का 2 इंटू 5 अपॉन में 9। तो ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया आपके पास 7 5 35 अपॉन में 9 का कितना आ गया 3।
सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ना मैंने ये दिख नहीं रहा था बिल्कुल, तो इसे एक बार चेंज कर देती हूँ। इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख देती हूँ, मैंने गलत लिख दिया है। मॉड टी इज गिवन एज 65 माइनस 68 अपॉन में 4√15, ठीक है, और ये मॉड दे रखा है। सो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी, हम क्या कैसे लिखते हैं, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस एंड रूट एन माइनस, यहाँ पे 1 यूज़ किया हुआ है, ये यूज़ करते हैं, राइट। सो यहाँ से बताओ क्या क्या चीज़ें गिवन है। सो एक्स बार पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 65, म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 68, तो देख लो कौन सा आंसर अगर ये दिख रहा हो तो 65 और 68। लेकिन यहाँ पे n 15, ये 15 है, तो n की वैल्यू क्या रही होगी, 16 रही होगी। सो कौन सा 65, 68 और 16, सो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, ये भी देखो, क्योंकि अगर आपको ये ब्लर दिख रहा है इसका मतलब मैंने डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है, क्योंकि मैं टाइप करती तो कुछ तो दिखता ही। यहाँ है सपोज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेट्स दैट पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन म्यू। तो यहाँ पे म्यू के आगे वन दे रखा है ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 300। देन वैल्यू ऑफ सैम्पल मीन, मतलब हमें क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है, एंड एरर हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो जो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, याद रखो, जो ये म्यू होता है ना, म्यू इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस माइनस ई, एक्स बार ये होता है सैम्पल का मीन और ये होता है एरर, राइट। और एरर कैसे हमने निकालना सीखा था, जो मार्जिन एरर होता है, मार्जिन एरर जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन में रूट एन। ये सारी चीज़ें गिवन होती है, लेकिन ये क्वेश्चन ना उससे भी ज़्यादा आसान है। आपको ना ये दे रखा और हमें पता है म्यू की वैल्यू, इसका क्या मतलब, इसे ऐसे लिखते हैं कि म्यू की वैल्यू किससे बड़ी होती है, म्यू इज़ ग्रेटर देन एक्स बार माइनस ई एंड लेस देन एक्स बार प्लस ई, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। सो ज़रा अब इन दोनों को रिलेट करो। अगर इन दोनों को रिलेट करोगे तो क्या ये जो x बार माइनस ई है किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया, और x बार प्लस ई है वो किसके इक्वल आ गया, 300 के इक्वल आ गया। नाउ एलिमिनेशन अप्लाई कर दो, तो एलिमिनेशन अप्लाई करो तो इस केस में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 400 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 200, और e क्या आ गया, यहाँ पे 200 पुट कर दो तो e आ गया आपके पास 100। तो ये दोनों चीज़ें तो निकालनी थी, तो 200 और 100, 200 और 100। अब क्योंकि एक बार e प्लस में एक बार e माइनस में, इसलिए देखो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो उससे डरना नहीं है। सो 200 100 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डन। सो ये इंपॉर्टेंट, और ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपके एम एल अग्रवाल में, तो एम एल अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नाउ अ स्टेटमेंट मेड अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर टेस्टिंग पर्पस, किस पर्पस से, टेस्टिंग पर्पस से अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट बनाती हूँ तो वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। जो हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, वही उसी के बारे में पूछ रहा है। बस अब इन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया तो डर लगता है कि लिख क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखो पूरा डेफिनेशन पे बेस्ड है। देखो क्रिटिकल रीजन क्या होता है, देखो जब हम भी टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हम ये कहते हैं ये वाला रीजन में हम एक्सेप्ट करेंगे, इस वाले और इस वाले रीजन में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वही पूछ रहा है, जो क्रिटिकल रीजन इज द वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ होती हैं to test statistics for which we reject the null hypothesis। तो yes, this is also correct। तो जिसको क्रिटिकल रीजन के बारे में नहीं पता वो तो ये गलत कर देगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी समझाया था, जो अल्फा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका क्या मतलब होता है, दिस इज द टाइप 1 एरर। तो ये आपको लर्न करना है एग्जैक्ट, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो मुझे टिक नहीं करना चाहिए ना, हमें क्या पूछा कौन सा फॉल्स है, तो ये टिक नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर एच नॉट म्यू म्यू नॉट, तो देखो ये वाला जो है ना, दिस ये क्या है, 2 साइडेड होता है, दिस इज कॉल्ड द 2 साइडेड, तो इसलिए बोला है द क्रिटिकल रीजन इज 2 साइडेड, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर कह रहे हैं पी वैल्यू मेजर्स द प्रोबेबिलिटी दैट नल हाइपोथेसिस ट्रू, तो ये कह रहा है कि जो पी वैल्यू हम निकालते हैं वो नल हाइपोथेसिस के बारे में बताते हैं कि ट्रू होगा। ऐसा नहीं होता, पी वैल्यू तो एक तरीका, एक प्रोसेस है जिससे हम चेक करते हैं कि एच नॉट और एच ए दोनों में से हम किसको सेलेक्ट करें। तो पी वैल्यू नल हाइपोथेसिस के लिए काम नहीं करता या ऑल्टरनेट के लिए काम नहीं करता, पी वैल्यू तो ओवरऑल आंसर देता है। पर ये क्या कह रहे हैं कि पी वैल्यू मेजर द प्रोबेबिलिटी कि नल हाइपोथेसिस कब ट्रू होगा। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया, मतलब दिस विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन।